श्री आला सिंगा, तथा कथित समाज सुधार के विषय में हस्तक्षेप ना करना, क्योंकि पहले आध्यात्मिक सुधार हुए बिना अन्य किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता। प्रभु का प्रचार करते रहो। सामाजिक कुसंस्कार तथा दोष त्रुटियों के संबंध में भला बुरा कुछ भी ना कहो। हताश ना होना, गुरुदेव पर विश्वास ना खोना तथा भगवान पर विश्वास ना खोना। वत्स, जब तक तुम में ये तीनों बातें हैं तब तक कोई भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। मैं दिनों दिन सबल बनता जा रहा हूं। हे साहसी बालकों, कार्य करते चलो। चिराशीर्वाद, विवेकानंद। एक दिन श्री रामकृष्ण से भेंट करने नरेंद्र दक्षिणेश्वर गया। श्री रामकृष्ण उसे देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने नरेंद्र को लाकर कुछ मिठाइयां। शिक्षक थे वहाँ, तो मेरा तो फिर भी वो लौटा दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से बचपन जितना बेहद खूबसूरत मोमेंट, जो वो पल, वो जीवन हो ही नहीं सकता। तो सर, आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। अपने जन्म, अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जन्म तो मेरा उदयपुर में हुआ जी जी। और पिताजी शिक्षक थे वहाँ, महाराणा भोपाल कॉलेज एक महाविद्यालय है, और उस समय बड़े जाने माने शिक्षक थे गणित के। हालांकि अंग्रेजी और संस्कृत के भी विद्वान थे वो, लेकिन गणित पढ़ाते थे खास। बिल्कुल, हाँ जी। और माताजी मेरी बहुत सरल, सुशील, धर्मपरायण महिला थी। पढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, साक्षर थी केवल वो जी। लेकिन कुछ तो इस प्रकार के वातावरण में जहाँ पिताजी शिक्षक हों, माता बहुत सरल स्वभाव की गृहिणी हों, उसमें बड़े पढ़े और उदयपुर के ही स्कूल में, विद्यालय में जाना प्रारंभ किया। और कुछ क्योंकि पिताजी शिक्षा के क्षेत्र में थे, तो कुछ इस प्रकार से जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू में हो गई कि 11 साढ़े 11 वर्ष तक होते हुए 10वीं में आ गए जी। तो जब 10वीं में 11.5 वर्ष के आ गए, तो पहला तो वही प्रश्न आया कि 15 साल के पहले आप बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दे सकते। जी। फिर 3 साल रुकना पड़ता है एक ही क्लास में। अभी भी मुझे ध्यान है वो बात। तो फिर ये व्यवस्था की गई कि 1 साल और सवा साल कुछ उम्र बढ़ा के लिखवा दी जाए और 1 साल स्कूल बदल के ड्रॉप किया जाए। तो ये बड़ा उस लड़के के लिए थोड़ा मुश्किल था, जब जो अपने क्लास में प्रथम आ रहा और 1 साल दोबारा पढ़ना पड़े। स्कूल बदला, फिर इस तरह से किया। तो फिर 12.5 में 10वीं करने के स्थान में फिर 13.5 साल में 10वीं किया, और रिकॉर्ड के हिसाब से जैसे जैसे 15 साल पूरे उसके हुए। और ये मेरी बड़ी बहन है मुझसे, 10 साल बड़ी है। तो किसी परिवार में जब 10 साल बड़ी बहन हो और बाद में आपका जन्म हो, तो लाड़ प्यार का कोई ठिकाना नहीं होता है। और जिस तरह की घर में हम रहते थे, उदयपुर में छोटे से मोहल्ले में था, तो वहाँ पर उस पूरे 10-15 परिवार थे, उनमें पहला मैं लड़का था एक तरह पे जन्म लेने वाला, बाकी सब लड़कियां होंगी, इस तरह से होंगी। तो थोड़ा अतिरिक्त लाड़ प्यार में लालन पालन हुआ, ये बात तो सही है। तो जिसको लाड़ प्यार में शुरुआत में थोड़ा बिगड़ से जाते हैं, ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह थोड़ा ब्रेकिंग हुआ, ये बात सही है। और स्कूल में जो कि पिताजी पढ़ाने वाले थे, घर पे भी थोड़ा बहुत कभी कभी बात किया करते थे। तो कुल ये कहें, संस्कार तो दोनों से मिले जी। और शिक्षा के प्रति रुचि पिताजी से हुई, और विद्यालय में करते करते पढ़ाई करते रहे। खेलने का भी काम खूब, वहाँ गली मोहल्ले में खेलने का, क्रिकेट, और खूब शुरुआत वहाँ से हो जाती है। तो जैसे सामान्य बचपन जैसे सभी बच्चों का आजकल देश में होता है, उसी प्रकार का एक छोटे शहर के मोहल्ले में रह के वहाँ किया। और बाद में जब पिताजी ने मकान बनवा लिया था, तो थोड़ा बाहर, शहर से बाहर रह के अपने मकान में रहते हैं। क्या बात है। कहते हैं कि किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि बचपन की रईसी का भी क्या आलम होता है। जब बारिश के पानी में हमारी कागज़ की कश्तियाँ तैरा करती है, कागज़ के जहाज चला करते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई की बात तो आपने बता दी, तो बचपन के साथ अगर हम शरारत को अगर हम नज़रअंदाज कर जाएं, तो शायद कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जाती है। तो बचपन में आप शरारती भी रहे? मेरे ख्याल है अगर कोई शरारती नहीं होगा तो उसको बच्चा भी बचपन खो दिया उसने। कोई ये कहें कि उसने बचपन को जिया है जी, और शरारत के बिना जिया है, तो या तो दोनों में से एक बात गलत है। तो ये सामान्य सभी बच्चों के साथ होता है। और चूंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे साथ वहाँ पर मेल चाइल्ड में पहला था उस पूरे आसपास के माहौल में, तो निश्चित रूप से ज़्यादा देखभाल होती थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई भी होंगी अलग अलग समय पर। उसको बहुत एक किसी घटना को याद तो करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कई बार जैसे खेलने निकल गए, देर तक माताजी ढूंढ रही है कहाँ गए, फिर बाद में आके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो
खेलने के खेल भी अलग तरह के थे। देखिए मतलब अभी तो मुझे जब आपने पूछा है तो जो पुरानी बातें सोचते हैं तो क्या था, साइकिल की रिम होती थी, अभी भी शायद मैंने देखा नहीं, लोहे की एक छड़ बनाई उससे, उसको लेके पूरे मोहल्ले में घूमते रहते, या फिर जो जिसको हमारी आंटियां कहा कंचे कहते हैं उसको, उससे खेलने का, गिल्ली डंडा खेलने का, ये सब खेल, या फिर जो वैसे बिना किसी सतोलिया खेलने का, तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं। और जिस स्कूल में पढ़ा वो वाला एक सह शिक्षा थी उसमें भी, तो वहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव की दृष्टि से देखा नहीं गया कभी भी उसको, मतलब एक सामान्य तरीके से जो एक विकास होना चाहिए उससे। आजकल के कई बार मैंने ये देखा है कि जो केवल लड़कियां या लड़कों के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक जो, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से बहुत पहले की, जब हम बचपन में, आपने बचपन का पूछा तो एक नॉर्मल एक सामान्य विकास जिस तरह का होना, जो एक स्वस्थ विकास होना चाहिए था, मैं शायद ये कह सकता हूँ कि उसको होने में सहायता मिली एक तरह के वातावरण में साथ बढ़ने से, साथ पढ़ने से ही होता है। जी नहीं, वो कहते हैं ना कि जीवन की जो उलझने हैं वो शरारतों को कम कर देती है और हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए। तो बचपन को तो हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। कहा भी है, मेरे ख्याल मुझे आपने कहा था, एक पंक्ति याद भी आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक बच्चा रहता है, बिल्कुल, उसे डर बड़ा होने से डरता है। बहुत खूबसूरत लाइन है, इस तरह की कोई लाइन है, बहुत मतलब मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा रहता है, बड़ों की हरकतें देखकर वो बड़ा होने से डरता है। इसलिए बच्चे में तो जितनी प्योरिटी होती है किसी में होती भी नहीं है। तो सर जैसे जैसे बचपन छूटा और बड़े होते गए, चुनौतियां भी आती गई जीवन में। आप शुरू से एक टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, कई तरह के अवार्ड्स आपको मिले, तो क्या ये शरारतें जारी रहीं या कहीं कुछ दबती सी चली गई? देखिए शरारतों का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना तो होता नहीं है। शरारतों का अर्थ केवल ये होता है कि जिस तरह से आप अगर मान लीजिए तो महिला हैं तो सब्जी बना रहे हैं, नमक नहीं डालेंगे उसमें तो स्वाद क्या रहेगा उसमें, तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ खुशबू उसी तरह का है। कुछ अगर थोड़ा सा आपका पढ़ाई में भी कितनी देर पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत डाइवर्शन भी जरूरी होता है, थोड़ा कुछ, और जो मन की करने की इच्छा होती है उसको मारने की जो कई बार आजकल कोशिश हो रही है, आजकल बच्चों में जिस तरह से बोझ डाला जा रहा है, ये करो वो करो, तो मुझे लगता है हमारे समय में अनुशासन तो था, क्योंकि पिताजी तो बहुत उस जमाने के शिक्षक थे और कई बहुत अच्छे नामी शिक्षक थे, तो अनुशासन की तो कमी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसी बातें होती, खेलने के माध्यम से, चाहे घूमने के माध्यम से, चाहे कुछ छोटी मोटी जो हरकत शरारतें जैसे क्लासरूम में कई तरह की हो सकती हैं, तो जो बहुत एक किसी को याद करना खासतौर से तो नहीं ठीक है, लेकिन इस तरह से चलता रहा और पढ़ाई में कोई इसके कारण दिक्कत नहीं आई बात तो से। पढ़ाई में तो बल्कि इससे एक कैटलिस्ट की तरह ही काम किया होगा, एक थोड़ा और फायदा ही हुआ उससे। तो हमारे बच्चों के लिए तो बेहद सुनने वाली बात है ये कि बच्चों खूब जमकर पढ़ो, लेकिन शैतानी मत छोड़ो, खूब शरारतें करो। ये मौका दोबारा, इसलिए कि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जैसे जिंदगी नहीं मिलती है दोबारा, तो बचपन तो निश्चित रूप से दोबारा नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो इसलिए बचपन जब तक है उसको पता, जो माँ बाप से भी मेरा तो यही सबसे आग्रह रहता है कि बच्चों को बचपन ही बच्चा ही रहने दें उसको। क्यों बच्चों को बहुत बड़े की तरह गंभीर होना, बच्चों की तरह बड़ों की तरह बहुत अतिरिक्त अनुशासन में रहना सिखाने की कोशिश करनी पर सर आजकल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है बच्चों पर, तो उसमें आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके की शिक्षा प्रणाली, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी कुछ किया है, खासकर अगर मैं बचपन की बात करूं, बच्चों की बात करूं, इतना बोझ है आज उनके कंधों पर। देखिए नेताजी, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ और मैं जहाँ तक मेरा प्रयास होता है अभी हर मंच पर मैं कहता रहता हूँ, और एक पुराने कोई यशपाल जी हुए थे यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने भी बहुत शिक्षाविद थे, उन्होंने कहा है, और जिस संस्था में मैं आजकल काम देख रहा हूँ अध्यक्ष हूँ, उसका दूसरा दशक करके, वो अब जो रिटायरमेंट के बाद में वो उन्हीं के लिए काम करेगी, 11 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए काम करेगी। और गाँवों में जो बच्चे हमारे काम, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, मुख्य प्रयास ये रहता है कि उन पर बोझ के रूप में नहीं, जैसे कुछ देखिए संयोग के बाद एक वर्कलोड कहा जाता है, वर्क प्लेजर नहीं कहा जाता। किसी यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ भी कितना वर्कलोड है, वर्क जब तक लोड रहेगा, शिक्षा भी जब तक लोड रहेगी, तो बोझ है तो बोझ हुआ ना, बोझ के तले दबे गए व्यक्ति हो तो उसको बोझ नहीं हो, आनंद के साथ, आनंदमय शिक्षा का जो विचारधारा है या अवधारणा है, उसको शिक्षकों पर भी निर्भर करता है, कुल माता पिता पर भी निर्भर करता है। दुर्भाग्य से माता पिता आजकल बहुत समय बच्चों को देते नहीं है, बच्चों के साथ दोस्ती से बात नहीं करते हैं, तो इस कारण भी कहीं न कहीं वो फिर पूरा समय पढ़ाई किताब इसमें लगे रहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आनंदमयी शिक्षा हो सकती है, करने के साथ पढ़ाई सीख सकता है, उसमें कोई दो तरह की अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है, सब चीज़ें साथ भी चल सकती हैं, सबको प्रयास करना होगा मिलकर। बचपन के उस दौर की बात, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बताई और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया आपने।
एक बात और जो मेरे जहन में आती है वो ये कि आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी कई हॉबीज़ आपकी रही होंगी पढ़ाई के साथ साथ। जैसे मैंने कहा, खेलना शुरू से बहुत पसंद था उस समय, क्योंकि उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तब भी मेरे पिताजी ने उस समय मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा है, तो मेवाड़ की जो क्रिकेट टीम थी उसके खिलाड़ी रहे थे, तो उनसे कुछ मुझे लगता है विरासत में मिला है, जीन्स में मिला है, खेलने के प्रति शौक तो बाद में क्रिकेट खेलते थे, फिर बाद में टेनिस को भी बहुत शुरू किया, तो अभी भी खेलने का सिलसिला तो अभी तक जारी है। खेल बदल सकते हैं, कभी टेनिस के बजाय टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया मान लीजिए। तो आपने बताया कि आप खेल कूद में तो रहे सक्रिय, और क्रिकेट भी आप खेलते रहे। क्रिकेट खूब खेला। तो क्रिकेट की कोई ऐसी कोई यादगार पारी आपको जो आज भी याद आती है? हाँ, मैं जो एमएससी में पढ़ता था तब की बात है, हम लोग इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट, मतलब मैंने कोई विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व किया ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी और साथ साथ सब चीज़ें चलती थी। लेकिन अभी मुझे ध्यान है, एक में जब किसी टीम में मैं अपने साइंस फैकल्टी का टीम का मेंबर था, और उस समय लगभग 50 रन बनाए होंगे और 4-5 विकेट लिए थे शायद, तो एक वो बहुत अभी भी याद है मुझे उसका, कि लोगों को नहीं लगता था कि मैं शायद इतना ठीक कर पाऊंगा, तो उस समय जब एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। उम्मीद से जब कुछ हम बढ़ के कुछ कर जाते हैं तो बिल्कुल। और खेलने के बाकी जो देशी खेल है वो तो खूब, मेरे ख्याल है शायद ही कोई छुट्टी ऐसी होती होगी जब खेलने का मौका छोड़ा होगा कभी, मतलब। तो सर, आप इतने बड़े आईएएस ऑफिसर रहे, और जिन जिन विभागों में आपको जाना पड़ा उनमें आपने बहुत प्रोग्रेसिव काम किए हैं। बचपन से सपना था, बचपन में हम कई तरह के सपने देखते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो आज उसको आईएएस ऑफिसर बनना होता तो कल उसको आर्मी में जाना होता है, परसों वो पायलट बन जाता है। तो क्या आपने बचपन से सोचा हुआ था कि मैं बड़े होके हाँ मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है? मुझे लगता है जब साइंस मैथमेटिक्स ली, जब उस समय 9वीं के बाद लेते थे, आजकल 10वीं के बाद चयन करते हैं किस पे जाना है, तो उस समय साइंस और मैथमेटिक्स ली, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं तो मान के चलते हैं इंजीनियरिंग में जाना, उसमें पक्का था कि इंजीनियरिंग में जाना, जो सबसे ठीक लड़के होते थे इंजीनियरिंग में जाते थे। तो मैंने भी उस समय फॉर्म भरा, उसमें पीईटी वगैरह भी नहीं, सीधे जो 10वीं के नंबर होते थे 11वीं के, उसके आधार पे एडमिशन होता था। तो मुझे भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी जो कहलाता है, उसमें प्रवेश मिला था इंजीनियरिंग में। जहाँ भी अप्लाई किया सब जगह हो गया था, मैंने फिर वहाँ उसको पसंद किया जाना, बिट्स का नाम अच्छा था, उस समय भी था, आज भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत जल्दी आगे पढ़ाई में आ गया था मैं, तो वहाँ जब गया मैं 14.5 वर्ष का था बिट्स पिलानी में, और बाकी लड़के शायद बड़े थे मुझसे उम्र में, सबको लगा होगा बच्चा कहाँ से आ गया जी। अब तो हाइट हेल्थ ठीक हो गई, उस समय हाइट भी बहुत कम थी मेरी, और हेल्थ भी निश्चित रूप से 14-15 साल के बच्चे की जैसी होती है वैसी होगी। तो रैगिंग बहुत होती थी। आजकल अच्छी बात है, रैगिंग पहले से बहुत कम हुई है, और कई सुप्रीम कोर्ट वगैरह नियम वगैरह भी बनाए हैं, लेकिन उस समय रैगिंग, जबरदस्त रैगिंग होती थी पिलानी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में। तो अब मैं जब पीछे लौट के जब देखता हूँ मुड़ के, तो 15-20 दिन रहूँगा मैं वहाँ पर जी। और शायद रैगिंग के खौफ से, घर की याद से इंजीनियरिंग छोड़ के मैं वापस उदयपुर आ गया जी। उदयपुर आ गया तो कई लोगों ने बिल्कुल बेवकूफ़ समझा के, अच्छे भले बेवकूफ़ हो गए, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ के अच्छे इंस्टीट्यूशन में भर्ती होने के बाद फिर वापस पुनः आके आप बीएससी कर रहे हैं। लेकिन तब मैंने ये तय किया था उस समय कि कहीं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। पहले ये सोचा था कहीं लेक्चरर बन जाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ फिर किसी प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। लेकिन उस समय मैंने फिर ये जरूर शुरू किया डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना। तो जो नॉर्मली जो पढ़ाई परीक्षा के लिए होती है, उसके अलावा दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने की शुरुआत तब ज़्यादा हुई जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के वापस कॉलेज में आया और अपनी पढ़ाई शुरू की मैंने। क्या बात है। तो आप एक आईएएस ऑफिसर आप बने आगे चल के, तो वो जो यात्रा रही वो कितनी संघर्षमयी रही? क्योंकि कहते हैं कि सफलता जो है वो क्षण भर की उड़ान नहीं होती, इसके पीछे संघर्षों का लंबा इतिहास छुपा होता है। ये बात जरूर है, मुझे शायद संघर्ष कम करना पड़ा ये मानेगा थोड़ा सा, ये क्योंकि मैं एमएससी कर रहा था जी। और एमएससी फिजिक्स में किया मैंने, जैसे अपने बता रहे थे, बीएससी किया, यूनिवर्सिटी में प्रथम रहा, फिर एमएससी किया। फिजिक्स में एमएससी करने के बाद सीधे ही मैंने उस समय इस पर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा दी थी मैंने। एमएससी क्योंकि अंडर एज था हर जगह पे, इवन आईएएस के लिए भी अंडर एज था उस समय, तो हमने फिर सीधी एमएससी मैथमेटिक्स में भी भर्ती हो गया। और शायद बहुत ज़्यादा ध्यान में मुझे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डबल एमए तो करते हैं, ट्रिपल एमए भी करते हैं, लेकिन एमएससी 2 विषय में करें ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो कई लोगों ने कहा मैथमेटिक्स में क्यों कर रहे हैं एमएससी, लेकिन रुचि थी तो फिजिक्स में एमएससी करने के बाद मैथमेटिक्स में एडमिशन भी लिया, और साथ साथ आरएएस की परीक्षा की तैयारी भी की जी। और उस समय पहले ही अटैम्प्ट में हो गया। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जब एमएससी मैथमेटिक्स की
करीब 15 दिन में मैंने 15 पेपर्स दिए होंगे। क्या बात है। 10 पेपर्स तो आरएएस के और 5 पेपर एमएससी सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के। तो उस समय परीक्षाओं में गैप भी नहीं होता था, एक दिन में एक दो परीक्षा भी होती थी। सुबह आरएएस की पेपर था, शाम को एमएससी मैथमेटिक्स का पेपर था, इस तरह से करते। लेकिन ये रहा कि उस समय पहले ही प्रयास में चयन हो गया जी। तो चयन होते ही मैं जब नौकरी में आया उस समय तो मैं 21 वर्ष का भी नहीं था, मतलब असली उम्र जो थी आयु थी वो 21 वर्ष का भी नहीं था जब मैंने आरएएस में ज्वाइन किया। और आरएएस से फिर बाद में कुछ समय पोस्टिंग्स वगैरह रही, ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद जब आरएएस से आईएएस में जब एलिवेशन हुआ तो मुझे लगता है, मेरी जानकारी है कि राजस्थान में अब तक जितने लोग आरएएस से आईएएस में आए हैं उसमें सबसे कम आयु का मैं था। और अब तक भी शायद कोई इतनी कम उम्र में आरएएस से आईएएस में आना, ये संतोष है कि जो आपने किया। और उसके बाद अलग अलग पदों पर जैसे आपने कहा रहे, तो संघर्ष वास्तविक रूप में कहें तो जैसे कई बार परीक्षा देकर के चयन होने वाला जो एक दौर होता है उससे तो नहीं गुजरना पड़ा है। नहीं सर, अलग अलग पदों में और विभागों पर विभागों में आपने काम किया, आपका पसंदीदा कौन सा रहा काम जहां आपको लगा कि हाँ यहाँ आके मजा आ गया? देखिए, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जब जब भी सरकार ने शायद ये समझा होगा कि इनको कुछ पनिशमेंट दिया जाए, वहाँ लगाया जाए तो मुझे वह लगा कि उस पोस्टिंग में भी मैंने उसको लगा कि प्राइज दिया गया मुझे जी। क्या बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे दृष्टि में कोई पद खराब नहीं होता है। बिल्कुल। और मैं उदाहरण दूं, जैसे मैं कलेक्टर डूंगरपुर था 95 में, उसके बाद मुझे साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग, उसमें प्रौढ़ शिक्षा कहलाता था, तो बड़े मजाक में कहते थे प्रौढ़ शिक्षा में लगा दिया आपको, फ्रॉड शिक्षा में लगा दिया वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहते थे। तो हमने उस विभाग में रह के मैं, और जब गया तो कई लोगों ने पूछा भी कितने दिन रहेंगे आप यहाँ, तो पहले वाले 4-6 महीने में बार बार ट्रांसफर हो रहे थे। और जैसा रहेगा, मैं करीब 4 साल ऊपर मैंने उसमें काम किया और मेरे करियर का सबसे लंबा टेन्योर उस पोस्टिंग में रहा, जो लोगों की नज़रों में शायद एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। लेकिन अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जितना मुझे प्रतिष्ठा मिली, कहें मान लो देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कहीं भी स्तर पर, जितनी उसमें मिली उतनी और में नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक संतोष का सवाल है, आपको कौन सा अच्छा लगा, तो मुझे नहीं लगता। जैसे कलेक्टर 12 था, वापस लगा, तो उसमें आज भी कई बार वहाँ जाना का काम पड़ता है, कई लोग बुलाते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ पर खास सहरिया बेल्ट था जो बहुत आदिवासी है और आदिम जनजाति वहाँ रहती है राजस्थान की अकेली, तो उनके लिए कुछ हमने योजनाएं बनाई, उस पर काम किया। और एक बात आपसे शेयर करूं, किस प्रकार से इतना आगे बढ़ने के बाद भी उनकी क्या स्थिति है जी। कलेक्टर की तरह 12 में जब सहरिया गरीब औरतें आई मिलने, और कुछ मेरी छवि कुछ इस तरह से बन गई कि मुझसे ज़्यादा लोग गरीब या थोड़ा सा जिनको परेशानी होती है वो लोग ज़्यादा मिलते हैं। निश्चित रूप से खड़ी रही, बैठने को तैयार तक नहीं हुई, मतलब कलेक्टर के साथ बहुत उनको जिद की तब भी बैठने को तैयार नहीं हुई। जब ज़्यादा बहुत जिद की, वो चली गई, हो तो उनको लगा कलेक्टर उनसे मजाक कर रहा है, उनको बैठने के लिए कह रहे हैं कुर्सी पर। आज़ादी के 50 साल बाद 50 साल बाद ये स्थिति है। तो फिर उनको, फिर जब जाने लगे, फिर वो चली गई, हो तो फिर बुलवाया पीए को भेज के, उनको कहा तो फर्श पे बैठ गई हूँ। तो ये देखिए बड़ा कष्ट भी हुआ और अच्छा तो ये लगा कि हमने मौका दिया उनको कुर्सी पे बैठ के। और कुर्सी पे जब बैठी बाद में बहुत कोशिश के बाद, तो कोहनी टिका के टेबल के ऊपर जो आंख में आंख डाल के जो बात करके जो बातें उन्होंने उस क्षेत्र की बताई जी, वो शायद दूसरा कोई नहीं बता सकता था। जो लिख के लाई थी कागज में, वो अंगूठा लगा हुआ था और कोई किसी ने लिखा होगा, वो कुछ अलग था, और जो बताया उन्होंने मुझे वो बहुत अलग था। पर सर उनकी मन की बात सुनने वाला, उनके दर्द को समझने वाला शायद उन्हें पहला ही व्यक्ति मिला होगा। ये कई लोग करते होंगे, लेकिन मुझे बहुत संतोष लगा इसका। इसी तरह से जैसे 12 की घटना याद आती है मुझे, अखबारों में कई तरह की समस्याएं शहरों के छपते हैं जी। मैं लगभग, यहाँ टेनिस की सुविधा नहीं थी खेलने की, जैसे मैंने खिलाड़ी रहा, लेकिन टेनिस की वहाँ सुविधा नहीं थी, तो मैंने सुबह घूमना शुरू करें। घूमना कहीं पार्क में नहीं, रोज गली मोहल्ले में, किसी भी गली मोहल्ले में जिसकी कोई समस्या अखबार में छपी पढ़ी, और बिना कोई किसी को साथ लिया, अकेले, ना कोई गनमैन, ना कोई बाबू, ना कोई चपरासी, अकेले निकल गए सुबह अनजाने तरह से कोई। तो बाद में लोग मजाक में कहने, ये बड़ा नई तरह की बात थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो लोग कहने लगे था 12 की गलियों के बारे में जितनी आपको जानकारी हो गई उतनी शायद हमें भी नहीं होगी जी। क्योंकि 12 तो ऐसी जगह मानी जाती थी, कोई कोने में बहुत स्लीपी सा शहर उस तरह का था। हाँ। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ऐसी कोई पोस्टिंग नहीं है जो कोई खराब हो किसी भी तरह से। पर्यटन के क्षेत्र में रहा तो वहाँ भी नवाचार करने का, और पब्लिक सर्विस में खास तौर से जो लोग आते हैं आएंगे उनके लिए नवाचार करने का संभावना इतनी अधिक है। बस मन में 2 बात होनी चाहिए, कुछ दूसरों के लिए करने की इच्छा, उत्कट मन में बहुत होना आवश्यक है। उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। स्टेटस को बनाए रखना है
तो बहुत सारी नौकरियां हैं, कुछ भी कर लें किसी तरह से, लेकिन मन में कहीं कहीं दर्द होगा तभी कुछ कर पाएंगे। अच्छा, सर ने ना पर्यटन की बात की है, जी जी तो जी, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई है सर कि हम भी तो हमारे दर्शकों को जगह जगह लेकर जाते हैं। बिल्कुल, पधारो हमारे देश और सुप्रभात धरती धोरारी में हमारे लेके, तो आज हम हमारे सेगमेंट पधारो हमारे देश में बीकानेर की यात्रा करा रहे हैं। तो सर देखें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये है गंगा निवास दरबार हॉल। पत्थरों पर की गई नक्काशी जैसे यहां मौन ही बहुत कुछ कहती है। हॉल की दीवारों और स्तंभों पर बारीक कलाकृतियों का ये संसार बेहद मोहक है। स्थापत्य कला में अद्भुत इस दरबार हॉल की एक एक दीवार जैसे देखने वाले से संवाद करती है। यहीं ऊपर इन जाली झरोकों के उस पार कभी राजा महाराजाओं की रानियां बैठकर देखा करती थीं दरबार की कार्रवाई। और ये शानदार अलंकृत मेहराब, जालियां, झरोखे और इनमें से छनकर आता ये प्रकाश, सब कुछ बहुत अद्भुत। गंगा निवास हॉल यानी दरबार हॉल के इस ओर है ये फोर्ट म्यूजियम, करनी संग्रहालय। संग्रहालय के शस्त्रागार में रखे हैं युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र, भाले, तलवारें, तीर, गुप्तियां और ऐसे ही दूसरे हथियार। और यहीं इस संग्रहालय में वर्षों से सहेज कर रखा गया है ये सुंदर लड़ाकू विमान, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाराजा गंगा सिंह को भेंट में मिला था। कभी यहां के महाराजा ने इस शेर का शिकार किया था। पालकियां और ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें देखकर सहसा ही ये एहसास होता है मानो अतीत के गलियारे से हम राजे रजवाड़ों के दौर में पहुंच गए हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सुप्रभात धरती धुरारी में। बातचीत का सिलसिला जारी रहा भानावत जी के साथ। भानावत जी, आपने बताया टूरिज्म में आपने नवाचार और बहुत सृजनात्मक आपने कार्य आपने किए और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत से और भी काम आपने किए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी देश विदेश यात्राएं भी आपने की, तो उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, देश विदेश की यात्राएं तो करने का सौभाग्य मिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा उसके माध्यम से या दूसरे रिको में जब मैंने काम किया उसके एमडी के नाते कई जगह लगभग सभी महाद्वीपों में जाने का अवसर मिला, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के करीब काफ़ी देशों में जाने का अवसर मिला। और मुझे एक घटना जरूर, आपने पूछा, वैसे तो हर यात्रा में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं जो चाहे तो हर एक पे एक पुस्तक लिखी जा सकती है, लेकिन आपके रोचक एक घटना है जो अभी भी ध्यान है मुझे। ये सन 1985 की बात है, जब पहली बार विदेश में जब गया था, OTS में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में था, तो वहाँ इंग्लैंड में ट्रेनिंग थी हमारी, बीच में छुट्टियाँ थी तो हम फ्रांस गए बीच में वहाँ। और पहली बार यहाँ बैठ के लगता था कि अंग्रेजी जानते हैं दुनिया में कहीं भी कुछ भी काम चल जाएगा, लेकिन जब पेरिस हम पहुँचे वहाँ पर तो एक भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला नहीं केवल फ्रेंच में बात करो आप तो ठीक है, फ्रेंच उस समय हमें आती नहीं थी। तो एक बार तो ट्रेन वापस जब लौटने के लिए ट्रेन निकलने वाली थी, हमारे स्टेशन पे सब साइन बोर्ड्स सब फ्रेंच में, जानने वाले सब फ्रेंच के लोग, आप कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं, तो लग रहा था किस ट्रेन में बैठे
कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं, किससे पूछें। पत्नी भी साथ में थी, हम दोनों बहुत इधर उधर भागते रहे। फिर पता नहीं एक जना कोई शायद लगा कि अंग्रेज जानने वाला, उससे पूछ के जस्ट इन टाइम वो ट्रेन हम पकड़ पाए उसको और वहाँ हम पहुँच पाए। तो फिर आके वहाँ उस समय लगा कि केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलता है। फ्रेंच आते ही हमने पहला काम ही किया, 2 साल का फ्रेंच का कोर्स दोनों ने, मेरी पत्नी ने और मैंने, दोनों ने हमने साथ में पढ़ाई करके 2 साल का कोर्स किया, ताकि अगली बार कभी फ्रांस जाए तो और कुछ संयोग मिला फिर जाने का काम पड़ा तो हम, हमारे ग्रुप में हम ही 2 लोग ऐसे थे जो टूटी फूटी फ्रेंच में उन लोगों से बात कर सकते, तो बड़ी सुविधा हुई उससे। एक और बात जो याद आती है वो एक, अपन यहाँ कहते हैं सब जेब कतरे होते हैं, तो और जगह भी कमी नहीं है इनकी। तो मतलब बड़ा बहुत, ये भी 2004 की बात है, वही पेरिस की बात है। हम लोग कहीं देख कर गए, हम चूंकि ज़्यादा थोड़े जानकार थे इन विदेश यात्राओं के बारे में, ग्रुप में बाकी लोगों को हम समझाए थे कि यहाँ पर आप ध्यान रखिए पैसे का, पर्स को कोई पीछे वाली पॉकेट में मत रखिए, कोई निकाल नहीं ले, यहाँ भी होते हैं। सबने ध्यान रखा, मैंने शायद एक जगह चूक कर दी और पीछे की पॉकेट में पर्स था और करीब 800 यूरो थे, अभी मुझे ध्यान है उसके अंदर। और किसी ने एक स्टेशन पे बिल्कुल बैठते समय ट्रेन में बैठते समय ऐसी सफाई से दिखा दी। तो हमें ये लगता है कि हम यहाँ पे अपने देश को कई बार कोसते रहते हैं, ऐसा है वैसा है ये वाला है, लेकिन सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। और उनके जो पुलिस चीफ हमारे यहाँ आए थे ट्रेनिंग देने बाद में, उनको मैंने ये बात कही भी सही, तब भी खैर हो कुछ, वहाँ फ्रेंच में कैसे पुलिस स्टेशन गए फ्रांस में, कैसे FIR दर्ज कराई, वहाँ भी फ्रेंच की जानकारी हमारी काम आई किसी तरह से। तो घटनाएं बहुत बहुत तरह की होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कहना चाहिए सबको वो ये है कि समय पालन का उनका कोई मुकाबला नहीं है, और जो चीज़ भी उनके यहाँ है उसकी निश्चित रूप से निश्चित समय पर होगी ही। ये चीज़ मुझे लगता है हम देशवासियों को बहुत सीखने की ज़रूरत है, और दूसरे के समय की कीमत करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार जो समारोह होते हैं, अतिथि होते हैं, बहुत लेट आते हैं, उससे जो पहले आ गए वो अपने आप को लगता है कि ठगे गए। तो ये एक आदत का हिस्सा बनना चाहिए कि हम समय, दूसरों के समय की भी कीमत जानें और अपना सारा काम समय पे करें, और जो हम प्रॉमिस करें उसको डिलीवर करें। ये बात मुझे लगता है। तो सर ऐसी कौन सी बातें जो आप चेंज करना चाहेंगे विदेशों के साथ, मतलब हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी खासियत जो आप चाहेंगे कि विदेश में ये होनी चाहिए, और वहाँ की ऐसी, वहाँ की एक समय की आपने बात बताई। दोनों में कोई तुलना नहीं है, तुलना करना भी सही नहीं है। होना ये चाहिए हमारी श्रेष्ठ जो संस्कृति की जो अपने संस्कार हैं उसको तो हम बनाए रखें, और उनकी जो बहुत सारी जो समय पालन की बात है, नॉर्मली झूठ नहीं बोलने की बात है, जो एक व्यवहार अच्छा है। जैसे कई बार टूरिस्ट को हमारे यहाँ देख करके जिस प्रकार से कोशिश करते हैं कि उनसे सारा उनको मिसगाइड भी करते हैं। यहाँ पे है जयपुर, चूंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो मुझे पता है किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार की शिकायतें लोगों की आती थी। लेकिन वहाँ पर आप किसी जगह, खासकर स्विट्जरलैंड का मुझे ध्यान है, इससे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री बहुत कम होंगे। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक लगता है आपको मदद करने को तत्पर है, हमेशा तैयार है। तो ये जो खासियत है कि जो भी अतिथि हो, अतिथि देवो भव हम कहते हैं अवश्य है, उसको अगर चरितार्थ कर लें हर व्यक्ति, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पैम्फलेट, ब्रोशर, फिल्में जो हम दिखाते हैं उसका जितना असर होता है उससे कहीं ज़्यादा असर उस व्यक्ति का होगा जो हमारे एक व्यक्ति आया, अच्छा उसको व्यवहार मिला और वो लौटता है, तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह हमारा काम करता है। हमें एक अच्छा अनुभव पर्यटकों को देश में, हमारे राज्य में देने की बहुत बहुत जरूरत है। कहते हैं ना, माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छी, सबसे बड़े, उसका कोई जो एक्सपीरियंस हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं किसी तरह का। तो हमने कोशिश की थी, जैसे टूरिज्म की आपने बात की, हमने पेइंग गेस्ट स्कीम उस समय लॉन्च की थी। तो घर में रह के अनुभव करें लोग, बाहर के टूरिस्ट आए, किसी के घर में 2-3 कमरे अतिरिक्त हैं तो टूरिस्ट को ठहराए, एक डायरेक्टरी हमने बनवाई थी, और अभी भी शायद वो चल रही है योजना, तो इस तरह हर कुछ शहरों में थी। तो उसमें एक यहाँ के रहन सहन का भी उनको जानकारी मिल सके कैसे होता है। इसी तरह हेरिटेज होटल वाला भी जो काम था उसमें राजस्थान में बहुत बढ़ा उस समय। पुरानी हवेलियाँ, राजस्थान तो था ही हवेलियों ठिकानों का जगह थी, तो पुरानी हवेलियों को मुझे ध्यान है 1992-93 की बात है। हम ललित पवार साहब हमारे यहाँ थे, मैं भी उसमें, हम दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई थी जिसमें जितनी भी पुरानी हवेलियाँ थी लोगों से उनके फोटोज मंगवाए, उनका वर्णन लिखा, एक डायरेक्टरी छपाई और जितने भी होटेलियर्स थे उनको भिजवाया। और आज मुझे इस बात का काफ़ी संतोष लगता है, पीछे जो मुड़ के देखते हैं कि इतने देश में जितने हेरिटेज होटल्स हैं, करीब 80% हेरिटेज होटल केवल राजस्थान के अंदर। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपने टूरिज्म के क्षेत्र में तो बहुत सराहनीय योगदान दिया ही, साथ ही साथ साक्षरता के प्रति भी आपने लोगों को जागरूक आपने किया, तो वो अनुभव किस तरह का रहा आपका? और उसके बाद आपको एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से। देखिए अजय जी, जिस समय ये बात है 1996 से 2000 की, 4 साल में रहा जी, और
प्रत्येक वर्ष राजस्थान के किसी न किसी जिले को राष्ट्रीय स्तर पे उस समय पुरस्कार मिला जी। सत्येन मैत्री पुरस्कार कहलाता था वो। और राजस्थान को भी उस पूरे दशक में सर्वाधिक साक्षरता में प्रगति के लिए एक NLM यूनेस्को अवार्ड जो उसको दिया गया है वाला, जो वहाँ पर विज्ञान भवन में फंक्शन होता है उसके माध्यम से उन्होंने दिया उसके उस। और मुझे ही कहते हैं बड़ा आज भी संतोष का अनुभव होता है कि उन 10 वर्षों में 90 से 2000 वाला दशक था। सर ये फोटो भी आपका तभी का है? हाँ, ये भी तभी का है, क्योंकि मैंने कहा हर वर्ष कोई ना कोई इनाम मिलते थे। हमारे जिलों के, राजस्थान के जिले ये सारे उस समय थे, तो राष्ट्रपति जी थे ये उस समय, तो KR नारायणन साहब थे। हाँ। और अभी जो वहाँ उसमें मिला ये वाला, ये दूसरा है। आप जो अभी ये बात जो कर रहे हैं, हाँ जी। ये मुझे एक टूरिज्म के क्षेत्र में ठीक काम करने के अच्छा ठीक माना गया सरकार ने। तो राज्यपाल महोदय थे श्री बलीराम भगत, उस समय उन्होंने राज्य स्तरीय पुरस्कार में एक मेरिट सर्टिफिकेट या मेरिट अवार्ड जो होता है वो उन्होंने दिया था। तो ये सब तो देखिए एक इसको इंसिडेंटल कह सकते हैं, जो आप काम करते हैं इसके लिए आपको आपके मन में इच्छा होती है कुछ करने की, तो करने का इसमें प्रयास करते हैं। तो वो कहते हैं ना, सेवा करेंगे तो मेवा जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और सेवा वही करने ये वाला नहीं, पारितोषिक- सेवा करने वाला कोई मेवा की अपेक्षा में नहीं नहीं, करता। अपेक्षा नहीं करते, पर संतोष वो करता ऊपर वाला है, अपने आप बिल्कुल। देता है। और उसमें देखिए मैं मानता हूँ प्रशासनिक सेवा में जो भी अधिकारी हैं, हाँ जी। उनके लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आप समय पर सहायता कर पाएं। जी। और मुझे आज भी सैकड़ों पत्र मेरे पास ऐसे उस समय मिलते थे, अब मैंने संभाल के रखा हुआ उनको एक धरोहर की तरह से, जिनको मैं कभी जानता भी नहीं हूँगा, कभी कहीं दौरे पे गए हों किसी गांव के अंदर, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, और बाद में वो पत्र लिखते थे और अपना संतोष व्यक्त करते थे और आभार व्यक्त करते थे और अच्छा लगता था उनको। तो ये उससे बड़ा प्रमाण पत्र मुझे नहीं लगता है किसी तरह का हो सकता है। एक जिले से डूंगरपुर की बात है, जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ जी। तो वहाँ के किसी स्थानीय अखबार में बड़ी सी हेडलाइन छापी, और आज भी मुझे उसको याद है वो हेडलाइन, कि मेरे ट्रांसफ़र से नेताओं को राहत, जनता में रोष। तो मुझे लगा बड़ा, इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या चाहिए कि स्थानीय नेता भले ही कभी किसी छोटी छोटी बातों से पसंद नहीं आया हो उनको, लेकिन जनता में अगर रोष होता है मेरे स्थानांतरण से, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट मुझे लगता है नहीं हो सकता। बाकी जो मिलते हैं सम्मान वगैरह, ये तो खैर एक प्रोत्साहन का कारण बनते हैं, लेकिन लोगों की दुआएं जी। और लोगों की जो आशीर्वाद है बुजुर्गों का अलग अलग, उसका बिल्कुल, उसका और कोई- सच्चे दिल से दी गई दुआ में तो बड़ी बरकत होती है। कोई मुकाबला और किसी चीज से नहीं किया जा सकता। जी मेरा तो मानना है। सर, शिक्षा की ही बात कर रहे हैं हम लोग, साक्षरता की बात कर रहे हैं, और कहते हैं ज्ञान कभी जाया नहीं जाता, जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे जरूर हमारे काम आता जी है। हाँ, जी हाँ। अगर शिक्षा प्रणाली की बात करें और पावर आपके हाथ में दी जाए, कौन से ऐसे चेंजेस होंगे जो आप करना चाहते हैं कि हाँ ये परिवर्तन होने बहुत ज़रूरी हैं, इससे शायद एक सशक्त समाज की, एक देश का निर्माण हो? मुझे लगता है एक तो व्यवस्था में जहाँ तक शिक्षकों के स्थानांतरण की जो बात चलती है ना बहुत सारी, मेरा तो अपना मानना है, शिक्षाकर्मी परियोजना का मैं निदेशक था साक्षरता के साथ में, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई, हमें दूसरे देशों में भेजा गया, उनको समझाया अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे होती है। तो उस तरह की उससे कुछ बातें ग्रहण करके हमें लागू करनी चाहिए। जैसे स्थानीय शिक्षक ही होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको बहुत अच्छी प्रशिक्षण के बाद स्थानीय स्तर पे हो, तो उसका कोई मुकाबला नहीं, और वो पूरा समय अपना जुड़ाव होगा समुदाय के साथ तो वो करेगा। एक समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए स्कूल का। अभी किसी जगह गांव में जाएंगे, स्कूल किसका है? सब सरकार का है। जहाँ शिक्षाकर्मी योजना का मुझे ध्यान है, कहीं भी गए राजस्थान में, स्कूल किसका है? तो लोग कहते थे हमारा स्कूल है। तो हमारा और सरकार का जब भाव बदल जाता है तो शिक्षा व्यवस्था में लोगों को जुड़ाव नहीं रहता जी। तीसरा, किताबों पे बहुत ज़्यादा जोर देने के बजाय जो उनके संदर्भ हैं आसपास के, कॉन्टेक्सचुअल एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं, जिससे उसकी रुचि हो जी। अगर रुचि नहीं होगी तो लोड की तरह, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बोझ के बजाय रुचि उत्पन्न हो, इस प्रकार से शिक्षा को बनाना होगा। और परीक्षा व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी। आज परीक्षा व्यवस्था खाली रटने की परीक्षा लेता है वो जी। कहते भी जो आप शिक्षा असली तो वो है जब आप भूल जाएं जो आपको पढ़ाया गया परीक्षा के लिए, और फिर आपके पास जो शेष रहता है वह शिक्षा है। उस प्रकार की शिक्षा की बात हमें करनी चाहिए, जो लोगों की, बच्चों की जो उनकी क्षमता है, उस प्रतिभा है, उसको बाहर अधिकतम बाहर निकाल के ला सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो बच्चों की प्रतिभा को दबाने का काम करे, क्षमता को उभरने का से रोकने का काम करे, तो उसको हमें ठीक करने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है इस क्षेत्र में बहुत 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 करने की जरूरत है। और अगर गांव की बात अगर हम करें तो गांव में तो हम, जैसे मैंने बताया, आजकल मैं जो काम देखता हूँ दूसरा दशक का, तो गाँव में भी वही स्थिति है। बच्चों में न केवल किताबी ज्ञान तो होना ही चाहिए, भाषा, गणित, ये बात तो होनी चाहिए उनको बच्चों में खासतौर से,
लेकिन साथ साथ दूसरे मूल्य हमारे हैं, चाहे जातिगत भेदभाव के विरुद्ध उनको मन में भावना उत्पन्न होनी चाहिए, जो डिसेबल्ड निशक्त जन है उनके प्रति संवेदना, सहानुभूति होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, समानुभूति जिसको कहें। इसी प्रकार से जो नशे के प्रति जो भावना है, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं हो, किसी जेंडर सेंसिटिविटी जो महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति जो होती है, किसी प्रकार की घटनाएं वो ना हो, मतलब एक दूसरे के प्रति और बराबरी के भाव से बिल्कुल बढ़ने की बात हो। तो मुझे लगता है आज शिक्षा में दो तरह की व्यवस्था हो गई, एक बिल्कुल बहुत अलग तरह की शहरों की, एक जो गाँव में जिस प्रकार से दी जा रही है। तो कुछ बातें हैं हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। राजस्थान प्रयोगों का प्रदेश रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, केवल ज़रूरत इस बात की उन प्रयोगों से सीख करके हम जो मुख्य धारा की शिक्षा है उसमें कुछ उनके सिद्धांतों को अपना करके उसको बेहतर बना पाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बड़े होकर के हमें आशीर्वाद दें, ना दुआएं दें, न कि ये कहें कि आप वहाँ उस समय थे, आपने क्यों नहीं किया हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने बताई। और जैसा कि अनीता जी आपको मैं बता दूं कि बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, तो कहीं ना कहीं आप, जब मुझे याद आती है वो बात, काव्य संग्रह भी आपने रचा है, तो उसके बारे में आप बताएं। काव्य संग्रह नहीं रचा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी चूंकि आदत से ही जैसे सरकारी कामकाज के सिलसिले में राजस्थान के लगभग बहुत सारे गांवों में अलग अलग समय पे जाने का अवसर मिला, तो जब भी कोई बात, कोई दृश्य, कोई परिस्थिति ऐसी लगती थी कि जो बहुत चुभती थी मन को जी, तो उस समय कुछ शब्द, विज्ञान का विद्यार्थी रहा जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर भी जो बात उनको कुछ कागज़ पे लिख लिया। तो ये जो आप काव्य संग्रह की बात कर रहे हैं, ये तो एक पत्नी की मुझे दी हुई भेंट है एक तरह से माने। मेरी अलग अलग कागज़ों पे लिखी हुई जो कविताएं थी शब्दों के रूप में, तो उन्होंने जब मैं जिस दिन अंतिम औपचारिक रूप से अंतिम कार्य दिवस था रिटायरमेंट के दिन, तो मैं घर लौटा तो एक मुद्रित रूप में प्रिंटेड फॉर्म में हमें वहाँ जितने भी मेहमान हमारे बुलाया गया था, वो भी मेरी जानकारी के बिना बुलाया गया था उनको। हमने अच्छी पार्टी, बहुत बड़ा सरप्राइज। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी किताबें कोई प्रिंटेड फॉर्म में कभी होंगी, लेकिन ये उन्होंने छपाई, तो बहुत मुझे आई वॉज वेरी टच्ड कि मतलब इस तरह से जो ये किया। तो इसमें अगर आप अनुमति दें तो आपने IAS की बात कर रहे हैं, एक मुझे लगता है वैसे मैं आपको एक छोटी सी कविता है कि IAS के बारे में क्यों कैसी धारणा बन गई, उसको देख के मैंने लिखा, और शायद कुछ पंक्तियां सुना दूं आप अनुमति? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। प्रशासनिक सेवा में आने के वर्षों बाद एक दिन मिला एक पुराना मित्र जी, बोला यार तुम तो वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले, लगता ही नहीं इतने वर्षों से IAS हो। मैं चकित हुआ, पूछा कि क्या सींग उगने चाहिए थे? वह बोला नहीं यार, फिर भी कैसे IAS हो तुम, सबसे अब भी हंसकर बोलते हो, देखकर मुंह नहीं मोड़ते, जो इमेज है IAS की जी। सीधी सरल बात करते हो, नेताओं के चक्कर नहीं लगाते, पैसा नहीं बनाते, बीवी तुम्हारी लूना चलाती है, उस समय की बात है जब लूना पे कॉलेज जाती थी पढ़ाने के लिए, साधारण सी साड़ियाँ पहनती हैं, कितने बेवकूफ़ हो तुम, क्या फ़र्क पड़ता यदि थोड़ा पैसा बना लेते, बीवी को सरकारी गाड़ी में घुमा लेते, नेताओं की हाँ में हाँ मिला देते, तो तुम्हारे पास भी आलीशान बंगला होता, गिफ्ट लाने वालों की लंबी कतार होती, घर में लंबी सी कार होती जी। भाई कुछ भी कहो, तुम IAS होकर भी IAS नहीं बन पाए। मित्र के जाने के बाद यह सोचकर मन हुआ बड़ा व्यथित विचलित कि यह कैसी धारणा है IAS के बारे में जी। वे लोग जो देश का तंत्र चलाते हैं, वे ऐसे ही गुणों से क्यों परिपूर्ण हैं? क्या सरल सहज जनहितकारी व्यवहार IAS के लिए संभव नहीं? वाह, ये प्रश्न चिन्ह है। सभी जो लोग देख रहे हैं या जो भी हैं, तो उनके लिए ये IAS का एक, क्योंकि मैं उस सेवा को में था इसलिए लिखा है, प्रत्येक सरकारी अधिकारी, बड़ा जो व्यापारी, बड़ा जो किसी पद पर बैठा है, उस पर ये पर आपके जीवन में जो शांति, जो सुकून और जो आत्मसंतोष है कि मैंने जो किया वो पूरी पवित्रता के साथ में इतना अच्छा मैंने काम किया, वो शायद इसका जवाब होगा। हाँ, ये मैंने कई जगह जब सुनाया लोगों को, तो लोगों को लगा कि उनके मन की बात है, क्योंकि दुर्भाग्य से कहें कई IAS अधिकारी कटते जा रहे हैं अपने समाज से, लोगों से, तो वो एक थोड़ा सा उसमें बदलाव आए। कुछ लोगों में जहाँ संपर्क आता है, मैं प्रशिक्षण संस्थानों में जाता हूँ, तो उनसे भी यही कहता हूँ कि ये अवसर मिला है जी, कि जो हमें कोई स्थिति में रह कर के लोगों के लिए कुछ करने का, और अगर उस अवसर को खो दिया
जी। तो फिर दोबारा नहीं है, जैसे मैं कहा बचपन दोबारा नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं कि आप किसी की सेवा में है दोबारा वापस उस सेवा में कब आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं कहा जा सकता उसको। चुनौतियों को अवसर की तरह स्वीकारना बहुत बड़ी बात है जी। मैं एक औरत हूँ और मेरे मन में औरत को लेकर एक सवाल उठा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपका जॉब इतना चुनौतीपूर्ण रहा और जगह जगह आपका ट्रांसफर हुआ, पत्नी का किस प्रकार आपको सहयोग, मतलब उन्हें आप समय दे पाते थे, उनकी शिकायतें रहती थी, क्या था? ये बात तो सही है, जो मैं हूँ वो नहीं होता अगर पत्नी का साथ या सहयोग उस तरह का नहीं होता जैसा मिला। जैसा मैं आपको पहले शायद बता रहा था कि मेरी पत्नी भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी थी ये कहें तो, क्योंकि हायर सेकेंडरी में पूरे राजस्थान में मेरिट में प्रथम स्थान था। क्या बात है। तो मतलब टॉप किया बोर्ड को, जो बहुत आसान बात नहीं होती है। बहुत बड़ी बात। उसके बाद एमए किया अंग्रेजी साहित्य में, एमए किया, एमफिल किया अंग्रेजी साहित्य में। फिर ये जब ये शादी के बाद तय हुआ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी स्थानांतरण होगा ये पक्का था प्रशासनिक सेवा में, तो उन्होंने तय किया कि नहीं हम साथ रहेंगे और जहाँ होगा तो वहाँ काम करेंगे। तो फिर यहाँ एक बाद में सरकारी कॉलेज में लेक्चरशिप हर साल मिलने के बाद मना किया, फिर यहाँ पर एक किसी निजी महाविद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ किया। और अब भी मतलब जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ खास तौर से कि कई बार अधिकारियों की पत्नियां संपत्तियों की तुलना करती है एक दूसरे से और वो अधिकारी को भ्रष्ट करने में बहुत मदद करती हैं। तो ये मुझे बहुत, मैं मानता हूँ मेरी बहुत सौभाग्य रहा कि इस प्रकार की पत्नी का साथ मिला जो मेरी जैसे ही विचारों की है, मेरी जैसी सोच की है। और अभी भी एक संस्था है अपना एक स्वैच्छिक संगठन जिसके माध्यम से अनाथ और जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं वो काम करती हैं। तो पढ़ाने का और जो संवेदनशीलता है उसका, मुझे आपने जो बिल्कुल सही कहा कि केवल अकेला पुरुष ये करना चाहे तो परिवार के सहयोग के बिना वो शायद या तो परिवार या तो असंतोष या फ्रस्ट्रेशन होगा और या फिर कहीं न कहीं खटपट होगी। और अगर अच्छी तरह चलना है तो दोनों को एक दूसरे के विचारों के सामंजस्यता के साथ चलना चाहिए। और इस बारे में बहुत अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ इस मामले में अपने आप को। सर अगर आप पूछें। कहते भी है ना कि नारी का तो जो किरदार है, औरत का जो किरदार है वो कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा त्याग के लिए मतलब तैयार रहती है। और अगर एक नारी आपके जो पीछे कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। नहीं लेकिन एक चीज है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमने नारी को त्याग की मूर्ति बना करके उसके प्रति बहुत अन्याय भी किया है। क्योंकि उसकी अपनी भी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं होती हैं, उनको भी एक स्पेस मिलना बहुत जरूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को वो स्पेस दे सकें, लेकिन हो सकता है मैं कितना दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ जजमेंट करना तो सर दर्द समझने के लिए ठीक है। लेकिन कई बार ये त्याग की मूर्ति बना के पूजा करने के लिए छोड़ देते हैं और वास्तव में जब व्यवहार में जो आना चाहिए उसमें उतना उनको जगह नहीं मिलती जितना। सर युवाओं की अगर बात करें, आज का जो युवा है भागम भाग भरी जिंदगी है, बहुत तनावग्रस्त होता जा रहा है, चिंताओं में डूब जाता है, बजाय इसके कि मनन करें, करियर की बात करें या कुछ भी करें। क्या उसके लिए प्रेरणादायी क्या बातें हो सकती है कि वो इन सब चीज़ों से बचकर वाकई उसका जो गोल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करे और वहाँ तक पहुँच सके? देखिए, एक तो ये कि जिसको सकारात्मक सोच कहा जाता है जी वो बहुत, कभी एक अवसर समाप्त हुआ तो नए 10 अवसर उत्पन्न होते हैं, ये मानना चलना चाहिए। हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक जगह नहीं सफल हो पाए तो उसके कारण एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, दूसरी चीजें और खुलती है मुझसे बात। तो ये एक मानना ये चाहिए कि कभी कोई अंतिम अंत नहीं है जी, एक का अंत दूसरे का प्रारंभ हो सकता है। तो ये बहुत सोचना बहुत जरूरी है। और ये भी मानना चाहिए कि जो आप काम पसंद का है वो करें जी। कई बार ये होता है कि हम कोई दूसरे की भेड़चाल में फंस जाते हैं, ये करें वो करें, ये नहीं करें, जो मन में अच्छा लग रहा है वो करें, जो करें। और मैं तो एक बात ये भी कह सकता हूँ कि हमारा कंपटीशन स्वयं से होना चाहिए। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर लें वो बहुत महत्वपूर्ण है, बजाय उसके दूसरे के साथ कंपेयर करने के। कई बार तुलना जब शुरू होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो ईश्वर ने बनाया है वो यूनिक है, उस यूनिकनेस को बनाए रखना चाहिए। हम लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, सब में आपस में दो पेरेंट्स भी मिलेंगे तो मेरे बच्चे के 89% है, आपके बच्चे के 88% ही है, तो आप ये जो कंपैरिजन बच्चों से ज्यादा मैं समझती हूँ सर माता पिता को समझने की जरूरत है। माता पिता को तो बहुत समझने की जरूरत है। कंपैरिजन बच्चों में नहीं कहते, प्रत्येक बच्चा एक ईश्वर की देन है, उसको अपने बढ़ने का मौका, ही शुड डू हिज बेस्ट और हर बेस्ट। वो अगर कर लिया तो बहुत ठीक रहेगा मेरे ख्याल है उसमें। और जहाँ तक इनका
युवाओं को कहना का तो जैसे मैंने कहा आपसे कि सकारात्मक सोच तो रखे ही, और ये न माने कि अगर हमें किसी प्रकार की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, निराशावादी या अवसाद पे गिरने से कुछ नहीं हो सकता किसी तरह से। वो कहते भी है ना कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जगह आजाद परिंदों की तरह उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। वो आता है ना कि रोको मत टोको मत इन्हें बढ़ने दो, इन्हें बढ़ने दो। बहुत अच्छी बात है और सदर भी इतनी अच्छी बात। अच्छा, एक बात और जो मेरे जहन में आती है, इतने सारे युवाओं की आपने बात की, और युवाओं के आप मेरे ख्याल आइडियलाइज भी आपको करते रहे होंगे, अपना आदर्श मानते रहे होंगे। ऐसे में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं, चाहे बात बचपन की हो या आज के दौर की हो? आप देखिए, नौकरी में रहते हुए मैं एक जिक्र करना चाहूँगा एक व्यक्ति का जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। एक ML मेहता थे, दुर्भाग्य से उनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया, और OTS में जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें हमने साथ में काम किया। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं प्रशासनिक दृष्टि से। डूंगरपुर में वो मुझसे पहले कलेक्टर वहाँ रह चुके थे, तो उनके बारे में जो लोग बात करते थे उनके जाने के बाद भी, और व्यक्तिगत रूप से भी उनसे काफ़ी निकट से जानने का अवसर मिला। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो खासतौर से सरलता का, सहजता का, नवाचार का, ये बहुत सारी चीज़ें उनसे जानने की, सीखने की कोशिश की। और व्यक्तिगत जीवन में तो जैसे मैंने कहा आपसे कि पिताजी शिक्षक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो आदर्श रहे ही मेरे। माता जी से संस्कार बहुत जो मिले, जो मन में जीन्स में मिले, उन संस्कारों का ही शायद प्रतिफल है कि हम उसी तरह के रह सके जैसा वो चाहते थे, जैसा उनकी आशाएं रही होंगी मेरी दृष्टि से। सर, आज का अंतिम प्रश्न मैं करना चाहूंगी और पत्नी का योगदान बिल्कुल भाई हमारे इस कार्यक्रम में सुप्रभात धरती धुरारी में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और शुभकामनाएं हैं सभी के दर्शकों के लिए, आपके लिए भी। लास्ट में कोई संदेश आप देना चाहें जाते जाते हमारे दर्शकों को? ये देखिए कि हमें अपने रास्ता, जो अच्छा रास्ता है जी, अच्छे रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। केवल कई बार शॉर्ट टर्म गेन के लिए या साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साध्य है जी। आजकल ये शॉर्टकट अपनाने की जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है। जो मेरे ख्याल है गांधी जी ने कहा भी था कि बी द चेंज यू वांट इन अदर्स। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि दुनिया को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलें, शुरुआत स्वयं से करें। बिल्कुल, जो भी चीज़ अच्छी मानते हैं हम, वो स्वयं से शुरू करें, लोग अपने आप आपको मानेंगे। क्योंकि आप किसी को कहेंगे कोई नहीं मानेगा, आप जो करेंगे उसको देख के लोग वैसा करेंगे। तो हम जो कहें वो करें ताकि लोग हमको देख करके वैसा करें जैसा हम कहते हैं। सर, आप यहाँ आए और इतना, मैं तो कहूँगी गागर में सागर आपने भर दिया। इतनी अच्छी बातें आपने, प्रेरणादायी बातें आपने कही हैं, और बिल्कुल आधा जो पानी का ग्लास है वो हमें भरा हुआ ही दिखना चाहिए। जैसा सर ने कहा कि जीवन को लेकर हमेशा सकारात्मक रहिए। सकारात्मक रहेंगे तो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आप डटकर मुकाबला करेंगे। तो अजहर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय आ गया विदा लेने का। और अब हमें सर को क्या सुनवा रहे हैं? बिल्कुल मांगनियार गायन आज आपको सुनवाना चाह रहे हैं हम। हाँ, पुरानी याद वापस ताजा करा दी। तड़पती हो दिन रे तुम्हारा साजनिया रे, साजनिया माने उलुगणिया वे माना दान निभावे खरिया वो मारा पर